अब हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ेंगे लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स के बारे में, सेलुलर कंपोनेंट्स, इम्यून रिस्पॉन्सेज और इम्यूनोसप्रेसेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेज 94 सेक्शन 2 इम्यूनोलॉजी के हम लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें है द इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स। तो इम्यून सिस्टम ऑर्गन्स में जो हैं वो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी ऑर्गन्स में है एक तो बोन मैरो और एक है थाइमस। ठीक है, तो लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं। प्राइमरी में बोन मैरो और थाइमस हैं, सेकेंडरी में स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स एंड पायर पैचेस। तो बोन मैरो को देखते हैं। बोन मैरो का जो फंक्शन है वो है कि इम्यून सेल प्रोडक्शन, और इसके अंदर होती है बी सेल की मैचुरेशन। ठीक है, जो बी सेल्स हैं उनकी मैचुरेशन होगी और इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन होगी। थाइमस के अंदर जो है वो टी सेल्स की मैचुरेशन होगी। सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स और पायर पैचेस। अलाउ इम्यून सेल्स टू इंटरेक्ट विद एंटीजेंस। तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने पहले से बने हुए इम्यून सेल्स को एंटीजेंस के साथ इंटरेक्ट करवाना है। तो इसके अंदर जो है वो इंटरेक्शन हो रही होगी विद दी एंटीजेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो है वो एक सेकेंडरी इम्यून लिम्फोइड स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि पायर पैचेस यहाँ पे बताए हुए हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स में। तो ये क्या होते हैं? पायर पैचेस आर द ग्रुपिंग्स ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स। तो ये लिम्फोइड फॉलिकल्स की ग्रुपिंग्स होती हैं इन द म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं। दैट लाइन्स योर स्मॉल इंटेस्टाइन। वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को लाइन कर रहा है, उसके अंदर कुछ ग्रुपिंग्स ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं पायर्स पैचेस। लिम्फोइड फॉलिकल्स आर स्मॉल ऑर्गन्स इन योर लिम्फेटिक सिस्टम दैट आर सिमिलर टू लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ग्रुपिंग ऑफ लिम्फोइड फॉलिकल्स हुई होती है, लेकिन ये लिम्फोइड फॉलिकल्स खुद क्या होते हैं? तो ये लिम्फोइड फॉलिकल्स जो होते हैं ये स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, जिनका जो सिमिलर है टू द लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम चल गया कि पायर पैचेस क्या होते हैं, और पायर पैचेस जो हैं वो एक सेकेंडरी लिम्फोइड स्ट्रक्चर हैं। ये इनके डायग्राम्स भी यहाँ पे शो की हुई हैं। लिम्फ नोड इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन दैट डज मैनी एफरेंट्स। इसके पास एफरेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इफरेंट्स वन और मोर इफरेंट्स एनकैप्सुलेटेड। ठीक है, ये इसके ऊपर कैप्सूल होता है विद ट्रैपेकुलाई। ठीक है, तो ये एनकैप्सुलेटेड है और इसके अंदर ट्रैपेकुलाई होते हैं। ये ए और बी में इन्होंने शो भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो हमें लिम्फ नोड किस तरह का दिखता है वो दिखाया हुआ है। ये एनकैप्सुलेटेड होता है और इसके अंदर ट्रैपेकुलाई होते हैं। फंक्शंस आर नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस। तो इनके फंक्शंस में ये होता है कि एक तो नॉन स्पेसिफिक फिल्ट्रेशन बाय मैक्रोफेजेस हो रही होती है, उसके अलावा इसमें सर्कुलेशन ऑफ बी एंड द टी सेल्स होएगी। बी और टी सेल्स इनके अंदर से जो है वो सर्कुलेट करेंगे, और इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन। तो इनके 3 फंक्शंस हैं। एक तो फिल्ट्रेशन हो रही होती है, वो मैक्रोफेज करवा रहे होते हैं, और ये फिल्ट्रेशन जो है ये नॉन स्पेसिफिक होती है। इसके अलावा बी और टी सेल्स की सर्कुलेशन हो रही होती है, और इसमें इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेशन भी होती है। अब इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं, कुछ पार्ट्स इसके बताए हुए हैं। फॉलिकल है, मेडुल्ला है, पैराकॉर्टेक्स है। तो पहले देख लेते हैं फॉलिकल को। फॉलिकल इज़ लोकेटेड इन द आउटर कॉर्टेक्स। तो ये फॉलिकल इन्होंने जो है वो हमें शो किए हुए हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो है वो हमने देखा कि कुछ भी नहीं है, सारे के सारा ये एक ही कलर का है, पिंक कलर का। लेकिन जो से सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं इनके अंदर पर्पल कलर का जो है वो एक और सर्कल बना हुआ है। इस पर्पल कलर के सर्कल को ये जर्मिनल सेंटर कह रहे हैं। ठीक है, और जो सा इसका बाहर वाला जोन है उसको इन्होंने मेंटल जोन कहा हुआ है। मेंटल जोन और जर्मिनल सेंटर। तो ये फॉलिकल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि आउटर कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स लोकेटेड होंगे। साइट ऑफ बी सेल लोकलाइजेशन एंड प्रोलिफरेशन। तो इस जगह पर जो है वो बी सेल्स लोकेटेड होंगे और प्रोलिफरेट करेंगे। प्राइमरी फॉलिकल्स आर डेंस एंड क्विजेंट।
प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डेंस हैं और क्विजेंट हैं। सेकेंडरी फॉलिकल्स है पेल सेंटर जर्मिनल सेंटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेकेंडरी फॉलिकल्स थे उनके अंदर एक पेल सेंटर था जिसको इन्होंने जो है वो जर्मिनल सेंटर कह दिया है। एंड आर एक्टिव, और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, जबकि प्राइमरी फॉलिकल्स क्विजेंट होते हैं। क्विजेंट का हम मीनिंग देख लें तो यहाँ पे लिखा है इन अ स्टेट ऑफ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और डोरमेंसी। तो जो उनसे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो क्विजेंट होते हैं, यानी कि वो स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे मेडुला। तो मेडुला इज़ कंसिस्ट ऑफ द मेडुलरी कॉर्ड्स। मेडुला के अंदर जो है वो मेडुलरी कॉर्ड्स होंगे एंड मेडुलरी साइनसेस। तो दो चीज़ें जो हैं वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होंगी, एक इसमें मेडुलरी कॉर्ड्स होंगे, एक इसमें मेडुलरी साइनसेस होंगे। तो मेडुलरी कॉर्ड्स जो हैं ये पर्पल कलर की स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है इन्होंने, ये मेडुलरी कॉर्ड्स हैं। तो ग्रॉस अपीयरेंस किस तरह की होगी वो भी दिखाई हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये मेडुलरी कॉर्ड्स हैं। और मेडुलरी साइनसेस किस तरह की होंगी तो वो भी इन्होंने दिखाई हुई है कि इस पर्पल स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द जो उनसे ग्रे कलर का जो लाइनिंग हुई है वो मेडुलरी साइनस है। तो पर्पल कलर का मेडुलरी कॉर्ड है और उसके इर्द गिर्द जो ग्रे कलर की लाइनिंग है वो मेडुलरी साइनस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मेडुलरी कॉर्ड्स का मतलब है कि क्लोजली पैक्ड लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। तो ये मेडुलरी कॉर्ड्स के अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स क्लोजली पैक्ड हुए होंगे। और मेडुलरी साइनसेस में जो हैं वो रेटिकुलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मेडुलरी साइनसेस में रेटिकुलर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। मेडुलरी साइनसेस कम्युनिकेट विद द इफरेंट लिम्फेटिक्स। और ये मेडुलरी साइनसेस हैं, इन्होंने इफरेंट लिम्फेटिक्स के साथ कम्युनिकेट भी करना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये मेडुलरी साइनस है और इसका जो रास्ता है वो बिल्कुल ही इफरेंट लिम्फेटिक के साथ जो है वो जाके मिल रहा है। तो इसका मतलब कि मेडुलरी साइनस जो हैं वो इफरेंट लिम्फेटिक्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे पैराकॉर्टेक्स कंटेन्स टी सेल्स, ठीक है। ये पैराकॉर्टेक्स जो है ये फॉलिकल्स के नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है। तो ये है पैराकॉर्टेक्स और ये इस डायग्राम में भी इन्होंने क्रॉस अपीयरेंस भी इसकी शो की हुई है। फॉलिकल्स के नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो पैराकॉर्टेक्स है। तो पैराकॉर्टेक्स के अंदर टी सेल्स होते हैं, रीजन्स ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन फॉलिकल्स एंड मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स ही का पार्ट है लेकिन ये फॉलिकल्स और मेडुला के दरमियान में प्रेजेंट है। कंटेन्स हाई एंडोथीलियल वेन्यूल्स थ्रू विच टी एंड द बी सेल्स एंटर फ्रॉम ब्लड। तो इसके अंदर जो है वो कुछ एंडोथीलियल वेन्यूल्स भी प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से टी और बी सेल्स जो हैं वो ब्लड से यहाँ पे लिम्फॉइड ऑर्गन में मतलब लिम्फ नोड के अंदर एंटर हो रहे होते हैं। अंडर डेवलप्ड इन पेशेंट्स विद डाइजियोर्ज सिंड्रोम। तो ये जो पैराकॉर्टेक्स है जिसके अंदर टी सेल्स हैं और इसके अंदर एंडोथीलियल वेन्यूल्स हैं, ये अंडर डेवलप्ड होगा इन पेशेंट्स विद द डाइजियोर्ज सिंड्रोम। पैराकॉर्टेक्स एनलार्जेस इन एक्सट्रीम सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेज। पैराकॉर्टेक्स जो है वो एनलार्ज भी हो जाएंगे जब कोई सेलुलर रिस्पॉन्स हो रहा होगा, एक्सट्रीम किस्म का सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स जब होगा तब पैराकॉर्टेक्स एनलार्ज हो जाएंगे, जैसा कि एप्स्टीन पार वायरस में होगा इन अदर वायरल इन्फेक्शंस, पैराकॉर्टिकल हाइपरप्लाजिया, तो लिम्फाडिनोपैथी, इसी की वजह से फिर लिम्फाडिनोपैथी भी हो रही होती है जैसे। और ज़्यादातर इसकी जो हाइपरप्लाजिया है पैराकॉर्टेक्स की वो एप्स्टीन बार वायरस और अदर वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो रही होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके का ये बना होता है, लिम्फ नोड किस तरह का होता है। तो इसमें एफरेंट लिम्फेटिक्स होते हैं और इफरेंट लिम्फेटिक्स भी होते हैं। एफरेंट लिम्फेटिक्स इसके जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इफरेंट लिम्फेटिक जो है वो सिर्फ एक होता है या फिर वन और मोर, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू एफरेंट लिम्फेटिक्स। फिर यहाँ पे हमें फॉलिकल्स दिखाए हुए हैं, तो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमने सारे के सारे लिम्फॉइड स्ट्रक्चर लिम्फ नोड को देख लिया। इसमें जो है वो प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स ही हुए हैं, उसके बाद पैराकॉर्टेक्स है और उसके बाद मेडुलरी कॉर्ड्स हैं जो कि मेडुला का पार्ट हैं। इसमें जो सेकेंडरी फॉलिकल्स हैं उसके अंदर 2 जोन्स हैं, एक जर्मिनल सेंटर है और एक मेंटल जोन है।
उसके बाद हमने देखा इसमें वेन और आर्टरी भी एंटर हो रही होती है। और यहाँ पे जो है वो पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल है जो कि पैराकॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। इस तरह से कैपिलरी सप्लाई हो रही होती है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें एफरेंट लिम्फेटिक है, इफरेंट लिम्फेटिक एक होता है, एफरेंट ज़्यादा होते हैं। ट्रेबेकुलाई हमने देखा कि कैप्सूल के अंदर जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, डिफरेंट जो सेपरेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कैप्सूल से ही निकल रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट ये मेडुलरी साइनसेस को, तो वो हैं ट्रेबेकुलाई। तो ये ट्रेबेकुलाई इन्होंने कैप्सूल के साथ शो किया हुआ है। लिम्फेटिक ड्रेनेज एसोसिएशंस हैं, तो यहाँ पे जो है वो फुल बॉडी लिम्फ नोड्स शो किए हुए हैं। ग्रीन वाले जो हैं वो पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं और जो से ग्रीन वालों के अंदर एक और सर्कल है तो ये है नॉन पैल्पेबल लिम्फ नोड्स। सबसे पहले जो है वो सब मैंडिबुलर एंड दी सबमेंटल लिम्फ नोड्स है। तो इन्होंने एरिया बॉडी ड्रेनेज इनका है ओरल कैविटी, एंटीरियर टंग एंड लोअर लिप। ठीक है, ओरल कैविटी है, एंटीरियर टंग है और लोअर लिप है। एसोसिएटेड पैथोलॉजी मैलिग्नेंसी ऑफ एंड मेटास्टेसिस टू दी ओरल कैविटी। ठीक है, तो इसमें जो है वो मैलिग्नेंसी और ओरल कैविटी की मैलिग्नेंसी हो सकती है और ओरल कैविटी में मेटास्टेसिस भी हो सकती है। उसके बाद जो लिम्फ नोड आता है, ठीक है, शोल्डर और नेक के जंक्शन में, ये है डीप सर्वाइकल। नहीं, ये डीप सर्वाइकल नहीं है, डीप सर्वाइकल ऊपर है। ठीक है, ये नेक पे आता है, ये डीप सर्वाइकल है। इसने जो है वो ड्राइंग करना है हेड, नेक एंड दी ओरोफेनिक्स को। तो ये करवा सकते हैं पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्टिव मोनोन्यूक्लियोसिस, कावासाकी डिजीज़, मैलिग्नेंसी ऑफ दी हेड, नेक एंड दी ओरोफेनिक्स। ठीक है, उसके बाद जो अब जो आता है ना नेक और शोल्डर के जंक्शन पे, वो है सुप्रा क्लेविकुलर। ठीक है, सुप्रा क्लेविकुलर ये वैसे भी याद रहेगा। ठीक है, तो ये क्लेविकल के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से हम इसको सुप्रा क्लेविकुलर कह रहे हैं। तो राइट साइड से इसने करना है राइट हेमिथोरैक्स और लेफ़्ट से फिर जो नॉड, लेफ़्ट हेमिथोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। ठीक है, राइट साइड से इसने ड्रेन करना है सिर्फ और सिर्फ हेमिथोरैक्स को। ठीक है, राइट हेमिथोरैक्स को, लेकिन लेफ़्ट साइड से इसने लेफ़्ट हेमिथोरैक्स को भी करना है, एब्डोमेन को भी और पेल्विस को भी। मैलिग्नेंसीज ऑफ द थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, यानी तकरीबन हर किस्म की मैलिग्नेंसी में ये इन्वॉल्व हो सकता है क्योंकि थोरैक्स, एब्डोमेन और पेल्विस ही की मैलिग्नेंसीज होती हैं ज़्यादा। मीडिएस्टिनल, ठीक है, उसके बाद जो आता है दरमियान में करके, ठीक है, दो चेस्ट के दरमियान में, तो ये मीडिएस्टिनल है। इसने ट्रैकिया और एसोफेगस को ड्रेन करना है और इसका रोल हो सकता है पल्मोनरी टीबी में, यूनिलेटरल हिलर, सार्कोइडोसिस, बायलेटरल हिलर, लंग कैंसर में और ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़। इसके बिल्कुल नीचे मीडिएस्टिनल के नीचे बायलेटरली प्रेजेंट होंगे हिलर लिम्फ नोड्स। ठीक है, और ये ड्रेन करते हैं लंग्स को और इसीलिए इनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है पल्मोनरी टीबी में, सार्कोइडोसिस में, लंग कैंसर और ग्रैनुलोमाटोस डिजीज़ में। फिर जो एक्जिला में प्रेजेंट होंगे वो एक्जिलरी होंगे। ठीक है, तो इन्होंने करना है अपर लिम्ब को, ब्रेस्ट को, स्किन अबव एम्बिलिकस, एम्बिलिकस से ऊपर ऊपर वाली स्किन को इन्होंने ड्रेन करना है। ब्रेस्ट को तो इन्होंने करना ही होता है और अपर लिम्ब को भी यही करेंगे। तो ये करवा सकते हैं मैस्टाइटिस और मेटास्टेसिस, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, जो हमारे अपर आर्म के इनर साइड पे प्रेजेंट है, ये है एपिट्रोक्लियर। एपिट्रोक्लियर करते हैं ड्रेन हैंड को और फोर आर्म को। तो ये इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सेकेंडरी साइफिलिस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि दरमियान में हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो हैं एब्डोमेन में, जो सबसे ऊपर है यानी चेस्ट वाले एरिया में नहीं, जैसे ही एब्डोमेन स्टार्ट होगा तो सबसे ऊपर जो होगा वो होगा सीलिएक, उससे नीचे होगा सुपीरियर मेसेंटेरिक। ठीक है, और उससे नीचे होगा जो बिल्कुल एम्बिलिकस के जो है वो करीब होगा वो है पेरी एम्बिलिकल। ठीक है, और उसके बाद जो उससे नीचे होगा पेरी एम्बिलिकल, और पेरी एम्बिलिकल से नीचे जो होगा वो है इन्फीरियर मेसेंटेरिक। ठीक है, इन्फीरियर मेसेंटेरिक।
तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सीलियक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक है, ठीक है, और उसके बाद इन्फीरियर मेसेंट्रिक है। तो यहाँ पे जो इन सुपीरियर और इन्फीरियर के दरमियान में पेरियम्बिलिकल है, ये पैल्पेबल होता है, ठीक है। इसको सिस्टर मैरी जोसेफ नॉड भी कहते हैं, ठीक है। ये पैल्पेबल होगा, इसको सिस्टर मैरी जोसेफ नॉड भी कहते हैं। तो सीलियक ने ड्रेन करना है लिवर को, स्टमक, स्प्लीन, पेंक्रियाज, अपर ड्यूडेनम। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं वो सारे सीलियक ने ड्रेन कर देने हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक सीलियल के इन्फीरियरली प्रेजेंट होगा। इसने फिर आगे वाले स्ट्रक्चर जो ड्यूडेनम के बाद आएंगे, लोअर ड्यूडेनम, जूजनम, आइलियम और कोलॉन टू स्प्लीनिक फ्लेक्चर को ड्रेन कर देना है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक ने उससे आगे वाले स्ट्रक्चर्स को ड्रेन करना है। कोलॉन फ्रॉम स्प्लीनिक फ्लेक्चर टू अपर रेक्टम तक इन्फीरियर मेसेंट्रिक ने ड्रेन कर देना है। इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है मेसेंट्रिक लिम्फाडेनेटिस में, ठीक है, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में और सीलिक डिजीज़ में, ठीक है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, सीलिक डिजीज़ और मेसेंट्रिक लिम्फाडेनेटिस। इसके बाद जो पेरियम्बिलिकल है, जिसको हम सिस्टर मैरी जोसेफ नॉड भी कह रहे हैं, जो कि पैल्पेबल नॉड है, ये एब्डोमेन और पेल्विस को ड्रेन करता है। गैस्ट्रिक कैंसर में हम देखेंगे ये वाला नॉड प्रोमिनेंट होएगा, पैल्पेबल, ज़्यादा पैल्पेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा पैरा एओर्टिक। तो ये पैरा एओर्टिक जो है, ये एओर्टा के जो है वो बाहर वाली साइड पे लगा हुआ है। पैरा एओर्टिक ये वाला नहीं है, जो बाहर वाली एओर्टा की दोनों साइड्स के बाहर लगा होगा वो एक्सटर्नल आइलियक है, और जो अंदर वाली साइड है वहाँ पे इंटरनल आइलियक है। तो ये असल में कॉमन आइलियक आर्टरी की यहाँ पे जो है वो है एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो बाहर वाली साइड पे होंगे वो एक्सटर्नल आइलियक होंगे, जो अंदर वाली साइड पे होंगे वो इंटरनल आइलियक होंगे। ये जो पैरा एओर्टिक हैं, ये एओर्टा के इर्द गिर्द हैं। तो ये जो है वो नॉड की शक्ल में नहीं बना हुआ, मतलब राउंड शेप में नहीं बना हुआ, और एओर्टा के इर्द गिर्द है। तो ये पैरा एओर्टिक है। इसने जो है वो पेयर ऑफ टेस्टिस को ड्रेन करना है, ओवरीज को, किडनीज को और फ्लोपियन ट्यूब्स को, ठीक है। टेस्टिस, ओवरीज, किडनीज और फ्लोपियन ट्यूब, जितने स्ट्रक्चर्स भी पेयर में प्रेजेंट होंगे ना, उनको ये पैरा एओर्टिक ड्रेन करेगा, जो एओर्टा के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है। और इसका रोल होगा मेटास्टेसिस में, ये मेटास्टेसिस करवा सकते हैं। फिर एक्सटर्नल आइलिक जो है वो आइलिक आर्टरी के जो है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे, इंटरनल वाले इंटरनली प्रेजेंट होंगे, और ये दोनों साइड्स में प्रेजेंट होंगे। एक्सटर्नल आइलिक ने करवाना है सर्विक्स को, विजाइना अपर थर्ड, सुपीरियर ब्लैडर एंड बॉडी ऑफ यूट्रस, ठीक है। सर्विक्स है, विजाइना के अपर थर्ड है, सुपीरियर ब्लैडर है, ब्लैडर का भी यानी ऊपर वाला हिस्सा, और बॉडी ऑफ यूट्रस है। इंटरनल आइलिक ने इसके आगे वाले स्ट्रक्चर्स को करना है, लोअर रेक्टम टू एनल कैनाल, नहीं ये डिफरेंट है। इंटरनल आइलिक ने जो है वो लोअर रेक्टम टू एनल कैनाल वालों को अबव द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। वजाइना जो है वो अपर थर्ड करवा दिया था एक्सटर्नल आइलिक ने। तो इंटरनल आइलिक ने जो है वो मिडल थर्ड करवाना है, सर्विक्स, प्रोस्ट्रेट, ठीक है। और ब्लैडर, सुपीरियर ब्लैडर तो एक्सटर्नल ने करवा दिया था, बाकी का ब्लैडर इंटरनल ने करवा देना है। जो इसमें यूनिक फीचर है वो ये है कि इसने लोअर रेक्टम से लेके एनल कैनाल तक अबव पेक्टिनेट लाइन इंटरनल आइलिक ने करवाना है ड्रेनेज। सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट होंगे, और ये जो हैं ये यहाँ पे जो है वो इंग्वाइनल लिगामेंट के करीब होंगे। इनको सुपरफिशियल इंग्वाइनल कहेंगे। इन्होंने एनल कैनाल को करवाना है बिलो पेक्टिनेट लाइन, स्किन बिलो एम्बिलिकस एक्सेप्ट पॉप्लिटियल एरिया। तो एम्बिलिकस के नीचे वाले एरिया को इन्होंने करवाना है एक्सेप्ट पॉप्लिटियल एरिया, यानी पॉप्लिटियल एरिया को इन्होंने नहीं करवाना। स्क्रोटम को करवाना है, वल्वा और विजाइना के लोअर थर्ड को सुपरफिशियल इंग्वाइनल ने करवाना है। तो इनका जो रोल है वो हो सकता है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में, मीडियल फुट एंड द लेग सेलुलाइटिस, यानी सुपरफिशियल इंग्वाइनल। तो पॉप्लिटियल या जो नीज में प्रेजेंट होगा वो पॉप्लिटियल होगा। इसको पॉप लेटरल भी कहते हैं। डोर्सो लेटरल फुट को और पोस्टेरियर काल्फ को इन्होंने ड्रेन करवाना है। डोर्सो लेटरल
फुट को, ठीक है, फुट को डोर्सोलेटरल है और पोस्टीरियर काल्फ, और जो काल्फ है उसके पोस्टीरियरली ड्रेन करवाना है, ठीक है। और लेटरल फुट और लेग सेलुलाइटिस जो है वो इससे हो सकती है, ठीक है, उसमें ये इन्वॉल्व होंगे। लेटरल फुट, ठीक है, फुट के लेटरल और लेग फुट दोनों जो है, फुट और लेग दोनों की लेटरल साइड पर सेलुलाइटिस हो सकती है, जबकि मीडियल फुट और लेग सेलुलाइटिस जो है वो हो रही है सुपरफिशियल इंग्वाइनल में, स्पेशली इसमें होती है। बाकी जो एक्सटर्नल आइलिक इंटरनल आइलिक वगैरह हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो से पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं उसमें एक तो सबमेंडिबुलर और सबमेंटल हैं, डीप सर्वाइकल है, सुप्राक्लेविकुलर, एक्सिलरी और एपिट्रोक्लियर और पॉप्लिटियल, और इसमें सुपरफिशियल इंग्वाइनल, ठीक है, और इसमें पेरियम्बिलिकल। तो जो से नॉन पैल्पेबल हैं वो सारे जो हैं वो हैं जो बॉडी के सेंट्रल एरिया में पाए जा रहे हैं। जैसे इसमें है सबसे पहले मीडियास्टिनल है, फिर बायलेटरली हिलर है, फिर सीलियक है, फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक है, फिर इंफीरियर मेसेंट्रिक है, फिर इसमें पैरायोटिक है, और इसमें जो एक्सटर्नल आइलियक और इंटरनल आइलियक हैं। तो ये सारे जो हैं ये नॉन पैल्पेबल हैं, जबकि जो पैल्पेबल हैं वो एक्सट्रीमिटीज़ में पाए जा रहे हैं। राइट लिम्फेटिक डक्ट ड्रेन्स राइट साइड ऑफ द बॉडी अबव डायफ्राम, ठीक है। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को ड्रेन करेगा अबव द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम से ऊपर वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को ड्रेन करेगा इनटू जंक्शन ऑफ द राइट सबक्लेवियन एंड द इंटरनल जुगुलर वेन। और ड्रेन कहाँ पे करेगा? जंक्शन ऑफ द राइट सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन, जहाँ पे राइट सबक्लेवियन और इंटरनल जुगुलर वेन की जंक्शन हो रही होगी वहाँ पे राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो ड्रेन हो रहा होगा अबव द डायफ्राम। उसके बाद हम देखते हैं स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन इज़ लोकेटेड इन द लोअर लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है। LUQ का मतलब है कि लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट होगा ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। एंट्रोलेटरल टू द लेफ्ट किडनी, ठीक है, किडनी के ये एंट्रोलेटरली प्रेजेंट होगी स्प्लीन। प्रोटेक्टेड बाय द 9th to 11th रिब्स, और इसको 9th to 11th रिब्स ने प्रोटेक्ट किया होगा। स्प्लीनिक डिसफंक्शन फॉर एग्जांपल पोस्ट स्प्लीनेक्टमी या फिर सिकल सेल डिजीज़ ऑटो स्प्लीनेक्टमी। अगर स्प्लीनिक डिसफंक्शन हो जाए, जैसे हो जाता है पोस्ट स्प्लीनेक्टमी में जब हम स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं, या फिर सिकल सेल डिजीज़ में ऑटो स्प्लीनेक्टमी यानी खुद से ही स्प्लीन जो है वो ख़त्म हो रही होती है सिकल सेल डिजीज़ में। तो ये दोनों जो हैं ये स्प्लीनिक डिसफंक्शन के एग्जांपल्स हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो IgM जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन M। तो डिक्रीजिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, IgM डिक्रीज़ होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। C3b ऑप्सोनाइजेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन कम हो जाएगी तो C3b ऑप्सोनाइजेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू अनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, और इसी वजह से फिर जो अनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो बैक्टीरिया कैप्सूल रखते हैं वो आसानी से इन्फेक्शन करवा सकेंगे। पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग्स, ठीक है, जब हम स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं यानी स्प्लीन को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? एक हमें मिलेंगी होवल जॉली बॉडीज़ न्यूक्लियर रेमनेंट्स, ठीक है, होवल जॉली बॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है, न्यूक्लियर रेमनेंट्स होते हैं ये। टारगेट सेल्स हमें मिलेंगे, इनकी अपीयरेंस जो है वो टारगेट जैसी बनी होती है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, इसमें लॉस ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन एंड रिमूवल, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब इनको रिमूव करने वाला कोई भी नहीं रहा, इनकी सिक्वेस्ट्रेशन करने वाला भी अब नहीं रहा, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होगी, थ्रोम्बोसाइट्स का जो नंबर है यानी इंक्रीज़ हो जाएगा। लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगी क्योंकि अब इनकी भी लॉस ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन हो गई है स्प्लीन के रिमूव होने के बाद से। वैक्सीनेट पेशेंट्स अंडरगोइंग स्प्लीनेक्टमी और विद स्प्लीनिक डिसफंक्शन अगेंस्ट अनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स, तो उन्होंने कहा है कि जो से पेशेंट्स जो हैं वो स्प्लीनेक्टमी करवा रहे हैं, अपनी स्प्लीन रिमूव करवा रहे हैं, और विद स्प्लीनिक डिसफंक्शन या उनको वैसे ही कोई स्प्लीनिक डिसफंक्शन हो गई है तो उनको अनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वैक्सीनेट कर दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो अनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल्स हैं वो है न्यूमोकोकाई की,
और ये HIV जो है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा होता है, मेनिंगोकोकाई। तो ये वाले जो है उन्होंने कहा कि वैक्सीन्स दे देने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो है वो ये वाले बैक्टीरिया के ज़रिए जो इन्फेक्शन है उनकी रिस्क इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि ये अनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्प्लिंग का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है। सबसे पहले कैप्सूल है, फिर जो सेपरेटिंग लाइंस हैं वो ट्रैबेकुलाई हैं, और उसके बाद जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है वो रेड पल्प है, इसमें RBCs होते हैं। ठीक है, फिर जो ये लाइट पिंक जो है वो रेड पल्प है, जो पिंक ज़्यादा डार्क पिंक है वो साइनोसॉइड्स हैं। साइनोसॉइड्स के दरमियान में कुछ रेटिकुलर फिब्रस फ्रेमवर्क्स हैं। ठीक है, रेटिकुलर फिब्रस फ्रेमवर्क्स। और यहाँ पे जो है वो ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन भी बताया हुआ है। तो क्लोज सर्कुलेशन में ये है कि ये जो सी आर्टरीज़ हैं ये डायरेक्टली जाके साइनोसॉइड्स में एंड अप हो रही हैं, तो ये क्लोज सर्कुलेशन है। जबकि अगर आर्टरीज़ जो हैं वो डायरेक्टली साइनोसॉइड्स में एंड अप ना होएं तो ये ओपन सर्कुलेशन है। और यहाँ पे फिर इन्होंने जो है वो दिखाया हुआ है, जो ये फॉलिकल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉलिकल्स के इसी तरह से जर्मिनल सेंटर दरमियान वाला एरिया मेंटल जोन है, लेकिन इसका एक और जोन है। मेंटल जोन के अलावा भी एक और जोन है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल जोन। तो ये है, इसको हम कहते हैं फॉलिकल। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं वाइट पल्प में। तो वाइट पल्प में जो है वो WBCs प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाइट पल्प वाले जो हैं इसके अंदर फॉलिकल प्रेजेंट होगा, जो कि जिनके अंदर B सेल्स होंगे, और पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीथ प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो वाइट पल्प है और एक इसमें रेड पल्प है। ठीक है, वाइट पल्प के अंदर जो है वो हमने देखा कि एक फॉलिकल प्रेजेंट होगा, B सेल, और इसमें जो है वो पेरी आर्टीरियोलर लिम्फॉइड शीथ प्रेजेंट होगी जिसमें T सेल्स होंगे। फॉलिकल के अंदर B सेल्स होंगे, जबकि जो आर्टीरियोलर शीथ है उसके अंदर T सेल्स होंगे, और ये दोनों वाइट पल्प में प्रेजेंट होंगे। रेड पल्प में सिर्फ RBCs प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो है वो वाइट पल्प और रेड पल्प का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा मज़ीद देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन को भी मज़ीद देख लेते हैं। ठीक है, द वाइट पल्प एंड द रेड पल्प। द वाइट पल्प कंटेन्स लिम्फॉइड एग्रीगेशंस। ठीक है, तो इसमें लिम्फॉइड एग्रीगेशंस होंगी, मोस्टली लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में हमने देखा कि किस तरह से उसमें आर्टीरियोलर शीथ के अंदर T सेल्स से, फॉलिकल्स के अंदर B सेल्स से, एंड मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे विच आर अरेंज्ड अराउंड दी आर्टरीज। द लिम्फोसाइट्स आर बोथ T, मेनली T हेल्पर, एंड B सेल्स और T सेल्स दोनों होंगे, T में मेनली हेल्पर T होंगे। रेड पल्प इज़ वेस्कुलर, जबकि रेड पल्प जो है वो वेस्कुलर होगा, एंड हैज़ पेरेंचाइमा एंड लॉट्स ऑफ वेस्कुलर साइनसेस, और इसमें जो है वो पेरेंचाइमा भी होगा और लॉट्स ऑफ वेस्कुलर साइनसेस इसमें प्रेजेंट होंगे। तो रेड पल्प में जो है वो RBCs भी प्रेजेंट होती हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा वेस्कुलर होगा। इसके अलावा जो है इसकी डायग्राम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है। कैप्सूल है, जो वाइट पल्प हैं वो ज़्यादा पर्पल हुए हुए हैं, और जो रेड पल्प हैं वो ज़्यादा पिंक हैं। तो ये डिफरेंट है, जो पर्पल कलर के सर्कुलर शेप बने हुए हैं ये सारे के सारे वाइट पल्प हैं, यानी कि इनके अंदर लिम्फॉइड एग्रीगेशंस हैं और लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं। यहाँ पे भी इस तरह का दिखाया हुआ है कि वाइट पल्प जो है वो ज़्यादा पर्पल हुए हुए हैं, रेड पल्प जो हैं वो इतने पर्पल नहीं हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे भी दिखाई हुई है। यहाँ पे जो है वो स्प्लिंग की एनाटॉमी दिखाई हुई है। यहाँ पे कैप्सूल है, कैप्सूल में जो सेपरेटिंग स्ट्रक्चर है वो ट्रैबेकुलाई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो वेस्कुलर साइनोसॉइड्स भी दिखाई हुई हैं। ठीक है, तो वेस्कुलर साइनोसॉइड्स जो हैं वो ये वाला जो है ये रेड पल्प है जिसके अंदर वेस्कुलर साइनोसॉइड्स प्रेजेंट है, ये सारा का सारा रेड पल्प है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक वाइट पल्प भी दिखाया है।
तो वाइट पल्प जो है वो पिंक कलर का दिखाया हुआ है, जबकि जो रेड पल्प है वो रेड कलर का दिखाया है। तो इस तरीके से ये हमें पता चल जाएगा कि कौन सा वाइट पल्प है और कौन सा इसमें रेड पल्प है। तो रेड पल्प में उन्होंने दिखाया कि वेस्कुलर साइनोसॉइड्स होते हैं, जबकि वाइट पल्प के अंदर हमें पता है कि लिम्फॉइड एग्रीगेशंस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, बी और टी सेल्स प्रेजेंट हैं, और टी में मेनली हेल्पर टी सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया है कि जो इसमें पोस्ट स्प्लीनेक्टमी फाइंडिंग्स होंगी वो बताई हैं। होवल जोवल बॉडीज़, ठीक है, ये वाली बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी जो समय न्यूक्लियर रेमनेंट्स होते हैं, टारगेट सेल्स होंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस और लिम्फोसाइटोसिस हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद उन्होंने बताया है कि पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ, ठीक है, कंटेन्स टी सेल्स लोकेटेड विद इन वाइट पल्प। तो ये वाइट पल्प के अंदर जो है वो एक शीथ होती है, इसको हम कहते हैं पेरी आर्टीरियोलर शीथ, ठीक है, पेरी आर्टीरियोलर लिम्फेटिक शीथ। इसके अंदर टी सेल्स होते हैं और ये वाइट पल्प में प्रेजेंट होती है। फॉलिकल कंटेन्स बी सेल्स लोकेटेड विद इन वाइट पल्प, फॉलिकल में बी सेल्स होते हैं और ये भी वाइट पल्प में लोकेटेड है। मार्जिनल जोन, ठीक है, मार्जिनल जोन, ठीक है, कंटेन्स मैक्रोफेजेस एंड स्पेशलाइज्ड बी सेल्स, ठीक है। मार्जिनल जोन जो है वो फॉलिकल के जो है वो सबसे आउटर को कहते हैं, ठीक है, मार्जिनल जो सबसे आउटर आउटलाइन को कह रहे हैं। तो वहाँ पे जो है वो मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होंगे और स्पेशलाइज्ड बी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइट वेयर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दैट इज APCs कैप्चर ब्लड बॉर्न एंटीजन्स फॉर रिकॉग्निशन बाय द लिम्फोसाइट्स। ये वो साइट होती है जहाँ पे जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो ब्लड बॉर्न एंटीजन्स को कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो लिम्फोसाइट से इनकी रिकॉग्निशन करवा लें। लोकेटेड बिटवीन द रेड पल्प एंड द वाइट पल्प, तो ये जो मार्जिनल जोन है ये रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये मार्जिनल जोन यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है। तो ये जो पिंक कलर का है ये सारा वाइट पल्प है, हमें ये पता है। तो जो सा लाइट पिंक से कलर का है वो हमने देखा कि रेड पल्प होता है। तो इस तरीके से जो मार्जिनल जोन है वो रेड पल्प और वाइट पल्प के दरमियान लोकेटेड हो रहा है। और हमने देखा कि इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि डिफरेंट एंटीजन्स को कैप्चर कर रहे होते हैं ताकि इनकी लिम्फोसाइट से रिकॉग्निशन करवा लें। इसके बाद हम देखते हैं थाइमस। थाइमस इज़ लोकेटेड इन दी एंटेरो सुपीरियर मीडियास्टिनम, ठीक है। जो थाइमस है वो एंटेरो सुपीरियर मीडियास्टिनम में प्रेजेंट है। दिस इज़ द साइट ऑफ टी सेल डिफ्रेंशिएशन एंड मैचुरेशन, यहाँ पे टी सेल की जो है वो डिफ्रेंशिएशन होनी है, मैचुरेशन होनी है। ये एनकैप्सुलेटेड थाइमस एपिथेलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द थर्ड फ्रिंजल पाउच। तो ये थाइमस जो है ये एनकैप्सुलेटेड होता है, यानी इसके ऊपर भी एक कैप्सूल होता है। थाइमस जो एपिथेलियम होती है वो हमें ड्राइव्ड होती है फ्रॉम द थर्ड फ्रिंजल पाउच, ठीक है। द थाइमस एपिथेलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द थर्ड फ्रिंजल पाउच यानी एंडोडर्म, whereas the thymic lymphocytes are of the mesodermal origin, ठीक है। तो थाइमस एपिथेलियम को देखें तो थाइमस एपिथेलियम हमें थर्ड फ्रिंजल पाउच से ड्राइव्ड होती है यानी एंडोडर्म से, whereas थाइमिक लिम्फोसाइट्स, लेकिन जो थाइमिक लिम्फोसाइट्स हैं वो मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है। तो थाइमस एपिथेलियम, ठीक है, और थाइमस लिम्फोसाइट्स, तो दो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। जो थाइमस की एपिथेलियम है वो हमें मिलनी है एंडोडर्म से, ठीक है, थर्ड फ्रिंजियल पाउच से, और जो थाइमिक के लिम्फोसाइट्स हैं वो हमें मिलने हैं मीजोडर्म से। कॉर्टेक्स इज डेंस विद इमेच्योर टी सेल्स, ठीक है। थाइमस का जो कॉर्टेक्स होता है वो डेंस होता है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुला इज़ पेल विद मेच्योर टी सेल्स, जबकि मेडुला जो है वो पेल होता है और उसके अंदर मेच्योर टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड हेसल कॉर्पुजल्स कंटेनिंग एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स, टी सेल्स के अलावा मेडुला के अंदर कुछ हेसल कॉर्पुजल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये हेसल कॉर्पुजल्स के अंदर एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कॉर्पुजल्स के अंदर कौन से सेल्स हैं? एपिथेलियल रेटिकुलर सेल्स। नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस, ठीक है। तो नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस सेल शेप्ड ऑन द चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो जो सा नॉर्मल न्यूनेटल थाइमस होता है
इसकी शेप जो है वो सेल शेप्ड होती है। तो ये चेस्ट एक्सरे में जो इन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है, दी एस्ट्रिक्स इन ए। तो इन्होंने इस ए डायग्राम के अंदर कुछ एस्ट्रिक्स जो हैं वो वाइट कलर की शो करके हमें शेप बताई हुई है कि किस तरह से न्यूनेटल थाइमस की शेप होती है। तो ये बिल्कुल सेल शेप्ड लग रही है, जिस तरह से वो शिप्स का जो है वो सेल होता है, वो फ्लैग बड़ा सा बना होता है, तो वो उस जैसी इसकी शेप लग रही है। इन्वोल्यूट्स बाय दी एज 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसकी जो इन्वोल्यूशन है वो हो जाती है एज 3 ईयर्स में। टी सेल्स इज इक्वल टू थाइमस और बी सेल्स इज इक्वल टू बोन मेरो। एब्सेंट थाइमिक शेडो द हाइपोप्लास्टिक थाइमस सीन इन सम इम्यूनोडेफिशिएंसीज। तो ये जो थाइमिक शेडो सेल शेप्ड नज़र आ रहा है, ये एब्सेंट भी हो सकता है या फिर हाइपोप्लास्टिक थाइमस। तो ये थाइमस जो है ये हाइपोप्लास्टिक भी हो सकता है, और ये चीज़ हमें मिलेगी कुछ इम्यूनोडेफिशिएंसीज में, जैसे सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है और डायजियोज सिंड्रोम। थाइमोमा इज अ नियोप्लाज्म ऑफ थाइमस, इट इज़ एसोसिएटेड विद मियासीना ग्रेविस, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, प्योर रेड सेल एप्लाजिया एंड द गुड सिंड्रोम, ठीक है। तो थाइमोमा जो है वो थाइमस के अंदर नियोप्लाज्म को कहते हैं, और ये चीज़ हमें मिल सकती है मियासीना ग्रेविस में, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में, प्योर रेड सेल एप्लाजिया और गुड सिंड्रोम में। ये सारी ये थाइमोमा हमें मिल सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं इम्यूनोलॉजी के सेलुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे द इनेट इम्यूनिटी वर्सेस अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी वर्सेस अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो है वो हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी को, ठीक है। इनेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी द डिफेंस सिस्टम विद विच यू वर बॉर्न, ठीक है। ये ऐसा डिफेंस सिस्टम होता है जिसके साथ हम बॉर्न हुए होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट ऑल एंटीजेंस, ये आपको हर किस्म के एंटीजन से प्रोटेक्ट करेगा। इनेट इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बैरियर्स दैट कीप हार्मफुल मटीरियल्स फ्रॉम एंटरिंग योर बॉडी। तो इनेट इम्यूनिटी के अंदर कुछ बैरियर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी को हार्मफुल मटीरियल से जो है वो प्रोटेक्ट करती है। दीज बैरियर्स फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो यही वाले बैरियर्स जो हैं वो बना रहे होते हैं। तो ये है इनेट इम्यूनिटी की डेफिनेशन। तो अब हम देखते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। द अडेप्टिव इम्यून सिस्टम आल्सो नॉन एज एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसको हम एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम भी कह सकते हैं। इज़ अ सब सिस्टम ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है। दैट इज़ कम्पोज ऑफ स्पेशलाइज सिस्टेमिक सेल्स। तो इसके अंदर कुछ जो है वो स्पेशलाइज सिस्टेमिक सेल्स होते हैं एंड प्रोसेसेस, और कुछ प्रोसेसेस भी इसमें इन्वॉल्व हैं। दैट एलिमिनेट पैथोजेंस और प्रिवेंट देयर ग्रोथ, ठीक है। तो ये सिस्टेमिक सेल्स और प्रोसेसेस जो हैं वो पैथोजेंस को एलिमिनेट भी करते हैं और उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम इज़ वन ऑफ द टू मेन इम्यूनिटी स्ट्रेटजीज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है ये टू मेन इम्यूनिटी स्ट्रेटजीज में से एक है, ठीक है, जो वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। आगे ये जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है ये आगे फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू एक्टिव एंड द पैसिव इम्यूनिटी। फिलहाल हम अभी ये देखने लगे हैं कि इनेट इम्यूनिटी में और अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इनेट इम्यूनिटी में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स नेचुरल किलर सेल्स हैं, ठीक है, लिम्फॉइड ओरिजिन के। डेंड्रिटिक सेल्स हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट है। फिजिकल एपिथेलियल बैरियर्स हैं, सिक्रेटेड एंजाइम्स हैं, ठीक है। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में सिर्फ टी सेल्स, बी सेल्स और सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़, बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो अडेप्टिव इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद आता है मैकेनिज़्म। तो इनेट इम्यूनिटी वो होती है जिसके साथ हम बॉर्न होते हैं। तो मैकेनिज़्म इसका है जर्मलाइन एन्कोडेड, ठीक है। जबकि ये वाले जो मैकेनिज़्म है अडेप्टिव इम्यूनिटी का, इसमें वेरिएशंस हो रही हैं थ्रू द VDL रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट रिकॉम्बिनेशंस के ज़रिए वेरिएशंस होती हैं ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें है द वेरिएशन थ्रू VDJ रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग लिम्फोसाइट डेवलपमेंट।
तो ये VDJ रिकॉम्बिनेशन जो है इसको देख लेते हैं। ये कोई ऐसा रिकॉम्बिनेशन है जो लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट के दौरान होता है, जिसकी वजह से जो है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी में डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं। द VDJ रिकॉम्बिनेशन इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, डेट अकर्स ओनली इन द डेवलपिंग लिम्फोसाइट्स ड्यूरिंग एन अर्ली स्टेजेस ऑफ द T एंड द B सेल मैचुरेशन, ठीक है। लिम्फोसाइट्स यानी B और T सेल्स की जो अर्ली मैचुरेशन है उस दौरान ये एक रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है, इसको कहते हैं VDJ रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इसकी दोबारा बताइए डेफिनेशन। तो ये VDJ रिकॉम्बिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच T सेल्स एंड द B सेल्स रैंडमली असेंबल डिफरेंट जीन सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो B सेल्स और T सेल्स हैं वो डिफरेंट जीन सेगमेंट्स को जो है वो रैंडमली असेंबल कर लेते हैं। नाउन एज वेरिएबल डाइवर्सिटी एंड जॉइनिंग जीन्स, ठीक है। तो डिफरेंट जीन सेगमेंट्स जो हैं वो उनकी असेंबलिंग कर ली जाती है और फिर जो है वो जिनको हम वेरिएबल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग जीन्स कहते हैं, इन ऑर्डर टू जनरेट द यूनिक रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से फिर ये यूनिक रिसेप्टर्स बना रहे होते हैं। नाउन एज द एंटीजन रिसेप्टर्स दैट आर कलेक्टिवली दैट कैन कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जब B और T सेल्स की मैचुरेशन हो रही होती है तो उस दौरान ये एक टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन है हो रही होती है। इसमें यह होता है कि जो B सेल्स और T सेल्स हैं वो डिफरेंट जीन सेगमेंट्स को जो है वो रैंडमली असेंबल कर लेते हैं। उन जीन सेगमेंट्स को हम वेरिएबल डाइवर्सिटी और जॉइनिंग जीन्स भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट जो है वो यूनिक किस्म के रिसेप्टर्स बन रहे होते हैं, जिनको हम एंटीजन रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो B और T सेल्स ने कुछ रिसेप्टर्स बनाने हैं, ठीक है, इस रिकॉम्बिनेशन प्रोसीजर के ज़रिए, जिसको हम जो है वो एंटीजन रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। और फिर ये जो एंटीजन रिसेप्टर्स हैं ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे होते हैं, ठीक है, कलेक्टिवली रिकॉग्नाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये हमने देखा कि किस तरह से VDJ रिकॉम्बिनेशन जो है वो अडेप्टिव इम्यूनिटी में हो रहा होता है। इसके बाद है रिस्पॉन्सेज टू पैथोजेंस। इनेट इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स जो है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, अकर्स रैपिडली यानी मिनट्स टू आवर्स के बीच बीच। नो मेमोरी रिस्पॉन्स, मेमोरी इसमें कोई भी नहीं बनेगी। जबकि अडेप्टिव इम्यूनिटी में जो रिस्पॉन्स है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, रिफाइंड ओवर टाइम, ठीक है, हाईली स्पेसिफिक होता है, ठीक है। हर एंटीजन को जो है वो स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड किया जा रहा होता है, रिफाइंड ओवर टाइम, और ये भी टाइम के साथ साथ रिफाइंड हो रहा होता है। डेवलप्स ओवर लॉन्ग पीरियड, लेकिन इस रिस्पॉन्स को डेवलप होने में जो टाइम लगता है वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड है। मेमोरी रिस्पॉन्स इज़ फास्टर एंड मोर रॉबस्ट, मेमोरी रिस्पॉन्स जो है वो इसमें फास्टर होता है और रॉबस्ट यानी स्ट्रॉन्ग होता है। सेक्रेटेड प्रोटीन्स, तो ये मेमोरी रिस्पॉन्स का समय ये मतलब होता है कि अगर एक दफ़ा कोई एंटीजन आ गया है तो हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी क्रिएट हो जाती है, उस पैथोजन के बारे में हमारी बॉडी में जो है वो मेमोरी क्रिएट हो जाती है। और अगली दफ़ा अगर वही पैथोजन दोबारा आ जाए तो हमारी बॉडी को पता होता है कि इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, इसी वजह से मेमोरी रिस्पॉन्ड इसको कहते हैं। लेकिन अगली दफ़ा में वही वाला जो रिस्पॉन्स है वो फास्टर हो रहा होता है, यानी पहले से ज़्यादा तेज़ी से अब रिस्पॉन्ड हो रहा होता है। अब मतलब इतना ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा बॉडी को उस पैथोजन को पहचानने में और ये पता लगाने में कि इसको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। सिक्रेटेड प्रोटीन्स, सिक्रेटेड प्रोटीन्स इनेट इम्यूनिटी में लाइजोजाइम है, कॉम्प्लीमेंट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है और डिफेंसेस हैं और साइटोकाइंस हैं, ठीक है। लाइजोजाइम्स हैं, साइटोकाइंस इनका तो हमें वैसे ही पता है, कॉम्प्लीमेंट भी हमें पता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी हमें पता है कि जब हम इन्फ्लामेशन का पता लगा रहे हो तो हम अक्सर इसके लेवल्स को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। डिफेंसेस, ठीक है, डिफेंसिन्स और अडेप्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी एंटीबॉडीज़ हैं और साइटोकाइंस भी हैं। की फीचर्स इन पैथोजन रिकॉग्निशन, तो पैथोजन रिकॉग्निशन में इनके जो की फीचर्स हैं वो क्या होते हैं। इनेट इम्यूनिटी में कुछ टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर TLR, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स डेट रिकॉग्नाइजिंग पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना है, इनेट इम्यूनिटी में जो एक कुछ ना टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं और ये ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, इस वजह से इनको पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स कहते हैं।
ठीक है, तो ये असल में पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स हैं जो कि पैथोजन से जुड़े हुए मॉलिकुलर पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं एंड देन दे लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ एनएफ कैपा बी, यानी कि एनएफ कैपा बी सेल्स की ये एक्टिवेशन करवा देते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न। अब पैथोजन से जुड़ा हुआ कौन सा मॉलिकुलर पैटर्न होता है, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं? उसमें एक तो ये एलपीएस है, ठीक है, इसको कहते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। फ्लैजेलिन, ये भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स, ये वायरसेस में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो टोल लाइक रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और अगली दफ़ा जब ये वाली चीज़ें आ जाती हैं तो फिर टोल लाइक रिसेप्टर जो है वो एनएफ कैपा बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि मेमोरी सेल्स होते हैं, कुछ मेमोरी सेल्स हम असल में एक्टिवेटेड बी और टी सेल्स को कहते हैं। ठीक है, तो मेमोरी सेल्स असल में कौन से सेल्स हैं? एक्टिवेटेड बी एंड टी सेल्स हैं। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन, तो जब हमारा दूसरी दफ़ा एक्सपोजर हो रहा होता है जिस ऐसे एंटीजन के साथ जिसको प्रीवियसली एनकाउंटर कर लिया गया था, तो स्ट्रॉन्गर क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी वही मेमोरी रिस्पॉन्स का बताया हुआ है। मेमोरी रिस्पॉन्स जो है वो मेमोरी सेल्स के थ्रू हो रहा होता है और ये मेमोरी सेल्स जो हैं इसमें एक्टिवेटेड बी एंड टी सेल्स आ रहे होते हैं और इसमें यह होता है कि जब हमारा दोबारा से एक्सपोजर हो रहा हो प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन के साथ, तो फिर स्ट्रॉन्गर क्विकर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। इसके बाद आता है इम्यून प्रिविलेज। तो इम्यून प्रिविलेज में है ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल आइज, ब्रेन, प्लेसेंटा, इंटेस्टिस एंड टिश्यूज वेयर द सप्रेसिव मैकेनिज्म्स लिमिट इम्यून रिस्पॉन्सेज टू फॉरेन एंटीजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गन्स होते हैं कुछ, ठीक है, जैसे आइज, ब्रेन, प्लेसेंटा और टेस्टिस तो ऑर्गन्स हैं और कुछ टिश्यूज़ हैं जिनके अंदर जो है वो सप्रेसिव मैकेनिज़म्स हो रहे होते हैं और इन मैकेनिज़म्स का काम ये है कि ये इम्यून रिस्पॉन्सेस को लिमिट कर दें ताकि अगर इन ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के अंदर कोई फॉरेन एंटीजेंस आएँ तो वो डैमेज ना कर सकें। ठीक है, टू अवॉइड डैमेज, ठीक है, तो वो लिमिट कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स ना हो सके, फॉरेन एंटीजेंस आएँ तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ना हो सके, जिसकी वजह से अगर इम्यून रिस्पॉन्स हो जाए तो डैमेज हो सकता है। तो इस तरीके से इन ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के अंदर सप्रेसिव मैकेनिज़म्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स को रोक रहे होते हैं ताकि अगर फॉरेन एंटीजेंस आएँ तो उनसे जो है वो डैमेज ना हो और कोई भी इन्फ्लामेटरी सेक्वायली जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। तो एलोग्राफ्ट रिजेक्शन एट दी साइड्स इज़ लेस लाइकली, यानी अगर इन साइड्स पर हम कोई एलोग्राफ्ट भी लगाएंगे तो उनकी रिजेक्शन जो है वो नहीं होगी, इसलिए कि सप्रेसिव मैकेनिज़म्स वहाँ पे वर्क कर रहे हैं और सप्रेसिव मैकेनिज़म्स जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को नहीं होने देते ताकि अगर वहाँ पे कोई फॉरेन एंटीजेंस आ भी जाएं तो उनकी वजह से डैमेज ना हो और ना ही कोई इन्फ्लामेटरी सेक्वायली स्टार्ट हो। इस चीज़ को हम कहते हैं इम्यून प्रिविलेज। इसके बाद हम देखते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 MHC। ठीक है, ये जो MHC होते हैं ये इनकॉड किए जाते हैं बाय दी HLA जीन्स। ठीक है, इनको जो है वो HLA जीन्स इनकॉड करती हैं। प्रेजेंट एंटीजन फ्रैगमेंट्स टू टी सेल्स, तो इन्होंने क्या करना है कि एंटीजन फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट करनी होती हैं टू टी सेल्स एंड बाय द टी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 को हम देख रहे हैं, ठीक है, इनको इनकॉड किया जाता है बाय दी HLA जीन्स। HLA होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स। तो इन्होंने जो है वो टी सेल्स को जो है वो एंटीजन फ्रैगमेंट्स प्रेजेंट करने हैं और इन्होंने टी सेल रिसेप्टर्स को बाइंड भी करना होता है। ठीक है, तो टी सेल रिसेप्टर्स को हम TCRs भी कहते हैं। पहले हमने TLR से कहते थे वो टोल लाइक रिसेप्टर्स है, अब यहाँ पे TCRs हैं, ये टी सेल रिसेप्टर्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है MSC1 और MSC2। तो उसके बाद इनका है लोसाई। ठीक है, तो लोसाई में है HLA, HLA-B, HLA-C। MSC1 लोसाई हैज़ 1 लेटर। ठीक है, तो MSC1 के लोसाई में से 1 लेटर आएगा जैसे A, B एंड C। MSC2 में है HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, DPQR, तो इसमें 2 लेटर्स हैं। बाइंडिंग, MSC1 बाइंडिंग करते हैं TCR यानी टी सेल रिसेप्टर के साथ और CD8 के साथ।
MSC2 बाइंड करते हैं, ठीक है, टी सेल रिसेप्टर के साथ और CD4 के साथ। स्ट्रक्चर देखते हैं तो MSC1 का 1 लॉन्ग चेन और 1 शॉर्ट चेन, ठीक है, एक लॉन्ग चेन होती है और एक शॉर्ट चेन होती है। जबकि 2 को देखें तो इसमें 2 इक्वल लेंथ चेन्स है, ठीक है, 2 चेन्स होती हैं इक्वल लेंथ की, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा। एक्सप्रेशन MSC1 ने एंटीजेंस प्रेजेंट करने होते हैं टू द टी सेल्स, तो कौन से एंटीजेंस प्रेजेंट करने, और न्यूक्लिएटेड सेल्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्लेटलेट्स एक्सेप्ट RBCs, ठीक है। तो इन्होंने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स और प्लेटलेट्स। MSC2 ने सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। फंक्शन प्रेजेंट एंडोजिनस एंटीजेंस, ठीक है, इन्होंने एंडोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करना है, ठीक है, जैसे वायरल और द साइटोसोलिक प्रोटीन्स टू द CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एंडोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करना है, जिसमें वायरस हो सकता है या कोई साइटोसोलिक प्रोटीन्स हो सकते हैं, टू द CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। यहाँ से हमें ये तो चलता है कि जितने भी वायरल एंटीजेंस होते हैं वो CD8 पॉजिटिव साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को प्रेजेंट किए जाते हैं। MSC2 ने एक्सोजिनस एंटीजेंस को प्रेजेंट करना है, जैसे बैक्टीरियल प्रोटीन्स, टू CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बैक्टीरियल प्रोटीन्स को हेल्पर टी सेल यानी CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स को प्रेजेंट किया जाता है। एंटीजन लोडिंग, ठीक है, तो एंटीजन लोडिंग, एंटीजन पेप्टाइड्स लोडेड इनटू द MSC1 इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये जो एंटीजन लोडिंग का मतलब है कि एंटीजन्स किस तरीके से MSC1 में लोड होंगे। इन्होंने पहले लोड होना होता है, फिर इन्होंने प्रेजेंट होना होता है। तो एंटीजन के जो पेप्टाइड्स होंगे वो MSC1 में लोड हो जाएंगे, ठीक है, इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो MSC1 के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो एंटीजन पेप्टाइड्स लोड हो जाएंगे आफ्टर डिलीवरी वाया द TAP, ठीक है, जब इनकी डिलीवरी कर दी जाएगी TAP के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले एंटीजन्स जो हैं उनकी डिलीवरी होगी, जो कि है ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग के ज़रिए, टैप के ज़रिए। उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ MSC1 के ज़रिए जो है वो एंटीजन के पेप्टाइड्स जो हैं वो लोड हो जाएंगे, ठीक है। तो MSC2 में जो है वो एंटीजन लोडेड फॉलोइंग रिलीज ऑफ इनवेरिएंट चेन इन एन एसिडिफाइड एंडोसोम। तो इसमें जो है वो एंटीजन लोड होगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है वो एसिडिफाइड एंडोसोम के अंदर एक इनवेरिएंट चेन जो है उसका रिलीज़ होगा, यानी एंटीजन के लोड होने से पहले एक चेन जो है उसका जो है वो रिलीज़ होना ज़रूरी है, और ये चेन जो है ये रिलीज़ होगी इन दी एसिडिफाइड एंडोसोम के अंदर। एसोसिएटेड प्रोटीन्स, MSC1 के एसोसिएटेड प्रोटीन्स में है β2 माइक्रोग्लोबुलिन और MSC2 में है इनवेरिएंट चेन। इसके बाद इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें दिखाया कि किस तरह से एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुव, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक चेन है, ये अल्फ़ा 1 है, ठीक है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 चेन है, एक अल्फ़ा 3 चेन है। तो β2 माइक्रोग्लोबुलिन है, ठीक है, β2 माइक्रोग्लोबुलिन यहाँ पे एक अलहदा से लगा हुआ है। बाकी इसने किस तरह से जो है वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म को क्रॉस किया हुआ है अल्फ़ा 3 चेन ने। अल्फ़ा 1 चेन है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से जो है वो 3 चेन्स बन रही हैं, 1 लॉन्ग चेन, 1 शॉर्ट चेन है। तो इसमें से में 2 चेन्स होती हैं, 1 लॉन्ग चेन है और 1 शॉर्ट चेन है। तो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ने मिलकर एक चेन बनानी है और अल्फ़ा 3 जो है वो दूसरी चेन है। तो उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो 2 इक्वल लेंथ चेन होती हैं, ठीक है, MSC2 में। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है, ठीक है, और β1 और β2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो 2 चेन्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 यहाँ पे बताइए कि 2 चेन्स हैं, एक 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा हैं, ठीक है। तो 2 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा हैं और 2 बीटा हैं, ठीक है। और ये दोनों चेन्स जो हैं ये इक्वल लेंथ की हैं,
ठीक है, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। HLA subtypes associated with diseases। तो इसके बाद आता है HLA subtypes associated with diseases। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम जो है वो दोबारा से ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं MSC 1 का और MSC 2 का। तो 1 में हमने देखा था कि 1 लॉन्ग चेन होती है और 1 शॉर्ट चेन होती है। तो यहाँ पे हम देखें तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 जो है वो तीनों मिलकर एक ही चेन को बना रही हैं और ये बहुत ही लॉन्ग चेन है, जबकि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है वो शॉर्ट चेन है। तो यहाँ पे एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ भी बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट चेन भी है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि MSC 2 में 2 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 अल्फ़ा है यानी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 और 2 बीटा है यानी बीटा 1 और बीटा 2। तो ये दोनों इक्वल लेंथ की जो हैं 2 चेन्स हैं। तो ये जो है ये डिफरेंस है MSC 1 और MSC 2 में। ठीक है, तो पहले जो हमने देखा कि हमने बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन MSC 1 में कंसिडर ही नहीं किया था, जबकि ये शॉर्टर चेन है। ठीक है, एक शॉर्ट चेन है और दूसरी जो है वो लॉन्ग चेन है। तो ये भी एक डिफरेंस है इन दोनों में। उसके बाद हम देखते हैं HLA सब टाइप्स एसोसिएटेड विद डिजीजेस। ठीक है, HLA B27 इट इज़ एसोसिएटेड विद पेयर यानी सोरेटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एसोसिएटेड आर्थराइटिस एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये सारे आर्थराइटिस हैं। ठीक है, सारे बॉन रेलिवेंट हैं, जॉइंट से रेलिवेंट। ठीक है, सोरेटिक आर्थराइटिस है, फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, फिर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एसोसिएटेड आर्थराइटिस है, फिर रिएक्टिव आर्थराइटिस है। B57 जो है वो एबाकेविर हाइपर सेंसिटिविटी के साथ एसोसिएटेड है। एबाकेविर कोई ड्रग है, ठीक है, उसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो ये B57 में मिलेगी। DQ2 एंड द DQ8। ठीक है, अगर HLA DQ2 और HLA DQ8 हो तो ये एसोसिएटेड है द सीलियक डिजीज़। I ate टू मच ग्लूटन एट डेयरी क्वीन है। ठीक है, तो 8 टू मच ग्लूटन, तो 8 और 2 जो हैं वो एसोसिएटेड विद सीलियक डिजीज़ है। DR3, ठीक है, DR3 एसोसिएटेड विद डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, ग्रेव्स डिजीज़, हाशिमोटो थायरोइडाइटिस और एडिसन्स डिजीज़। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं ये सारी हार्मोनल हैं, सिवाय इनमें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस के। तो उसके बाद इसमें जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1, HLA 3 एंड HLA 4, 1 + 3 = 4। ठीक है, तो इसमें तो सिस्टेमिक लूपस E के बजाय अगर हम इसको 3 कर दें तो इससे भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो मेनली हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि हार्मोनल डिजीज़ जो हैं वो आ रही हैं DR3 में। DR4 में रियोमाटॉइड आर्थराइटिस है और डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 और एडिसन्स डिजीज़ है। ठीक है, 3 में और 4 में डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 है। ठीक है, जबकि 4 में रियोमाटॉइड आर्थराइटिस भी है और एडिसन्स डिजीज़ है। ठीक है, तो हमने देखा कि डायबिटीज़ मेलाइटस और एडिसन्स दोनों में आ रही है। ठीक है, जबकि रियोमाटॉइड आर्थराइटिस स्पेसिफिकली DR4 में आती है और ग्रेव्स डिजीज़, हाशिमोटो, एडिसन्स और सिस्टेमिक लूपस ये सारे जो हैं ये DR3 में आती हैं। ठीक है, देयर आर 4 वॉल्स इन 1 रियूम। ठीक है, रियूम यानी रूम। ठीक है, रूम में 4 वॉल्स होती हैं, तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। फंक्शंस ऑफ द नेचुरल किलर सेल्स। फंक्शंस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स में है, नेचुरल किलर सेल्स को हम देखते हैं तो ये लिम्फोसाइट मेंबर ऑफ द इनिएट इम्यून सिस्टम है, यानी कि ये एक लिम्फोसाइट है जैसे BOT सेल्स हैं, लेकिन ये इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जबकि BOT सेल्स जो हैं वो अडैप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट हैं। यूज पर फॉरेन एंड ग्रैंड एंजाइम्स, ठीक है, ग्रैंजाइम्स टू इंड्यूस अपॉप्टोसिस ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर सेल्स। तो नेचुरल किलर सेल्स ने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है, एक परफॉरेंस का और ग्रैंजाइम्स का। ठीक है, और फिर इसने अपॉप्टोसिस करवा देनी है, एक वायरली इन्फेक्टेड सेल्स की और ट्यूमर सेल्स की। एक्टिविटी एनहांस बाय द इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 12, इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा। तो इसकी एक्टिविटी को जो इन्हांस करते हैं उसमें एक इंटरल्यूकिन 2 है, 12 है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा और इंटरफेरॉन बीटा।
induced to kill when exposed to a non-specific activation signal on the target cells or to an absence of inhibitory signal such as the MSC1 on the target cell surface। तो यहाँ पे है कि induced to kill when exposed to non-specific activation signal on target cell। तो जो टारगेट सेल होता है उसके ऊपर एक एक्टिवेशन सिग्नल होता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है। तो जब भी नेचुरल किलर सेल इस एक्टिवेशन सिग्नल के साथ एक्सपोज होंगे तो ये इंड्यूस्ड हो जाएंगे कि ये किल कर दें इस टारगेट सेल को। ठीक है, तो अगर टारगेट सेल के ऊपर कोई एक्टिवेशन सिग्नल है तो नेचुरल किलर सेल को ये सिग्नल एक्टिवेट कर देगा और नेचुरल किलर सेल जो है वो इस टारगेट सेल को किल कर देंगे। और टू एब्सेंस ऑफ इनहिबिटरी सिग्नल सच एज द MSC1 ऑफ द टारगेट सेल सरफेस, या फिर ये होगा कि जो टारगेट सेल का सरफेस है उसके ऊपर MSC1 जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनहिबिटरी सिग्नल यानी जो नेचुरल किलर सेल्स को रोकने वाला सिग्नल है वो एब्सेंट है। तो इन दोनों तरीक़ों से नेचुरल किलर सेल जो है वो टारगेट सेल को किल कर देगा। एक ये कि वो एक्टिवेशन सिग्नल के साथ एक्सपोज हो जाए, दूसरा ये कि जो नेचुरल किलर सेल्स को रोकने वाला सिग्नल है यानी MSC1, ठीक है, जिससे इनहिबिटरी सिग्नल मिल रहा होता है वो टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट ना हो। यानी अगर MSC1 टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनको इनहिबिटरी सिग्नल नहीं मिलेगा और इसी वजह से नेचुरल किलर सेल्स उस टारगेट सेल को किल कर देंगे। आल्सो किल्स वाया द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, और दूसरा प्रोसीजर जो इनका किल करने का होता है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है। ठीक है, उसके लिए एंटीबॉडी के साथ इनको बाइंड होना पड़ता है। सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, तो इसमें ये होता है कि CD16 बाइंड्स द FC रीजन ऑफ द बाउंड IgG। तो जब CD16 जो है वो आकर बाइंड करेगा बाउंड IgG के साथ तो नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए जो नेचुरल किलर सेल्स एंटीबॉडीज़ का यूज़ करके जो है वो सेल्स को किल कर रहे होते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, जिसमें CD16 का काफ़ी रोल होता है। मेजर फंक्शंस ऑफ द B एंड T सेल्स, तो B सेल्स हैं, B सेल्स का रोल है ह्यूमरल इम्यूनिटी में, जबकि T सेल्स का रोल है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। तो ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसको देख लेते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज़ अ प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का एक प्रोसेस है मैनिफेस्टेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जिसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं बाय द B लिम्फोसाइट्स। ठीक है, B लिम्फोसाइट से एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। इट डेवलप्स इन द बोन मैरो, तो ये वाली जो इम्यूनिटी है ये बोन मैरो में हो रही है। B सेल्स में बी ट्रिगर्ड टू प्रोलिफरेट इनटू प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, तो इसमें B सेल्स को ट्रिगर किया जा सकता है कि वो प्लाज्मा सेल्स में प्रोलिफरेट हो जाएं। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ठीक है, जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो आगे एंटीबॉडीज़ बना देंगे। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस व्हेन द एंटीजन बाइंड्स द B सेल रिसेप्टर। एंटीबॉडीज़ तब प्रोड्यूस होंगी जब एंटीजन आकर B सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी असल में वो इम्यूनिटी है जो जिसमें एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। ये एंटीबॉडीज़ B लिम्फोसाइट से बन रही हैं और ये प्रोसीजर पूरा हो रहा है बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो के अंदर B सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज़ बना रही हैं। एंटीबॉडीज़ बनती हैं जब एंटीजन बाइंड करता है B सेल रिसेप्टर के साथ। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और द सेलुलर इम्यूनिटी इज़ इम्यून रिस्पॉन्स दैट डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज़, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, जिसमें एंटीबॉडीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अदर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइट्स, लेकिन इसमें हम जो है वो एक्टिवेशन करवा रहे होते हैं फैगोसाइट्स की, एंटीजन स्पेसिफिक सेरोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, जो एंटीजन स्पेसिफिक सेरोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी एक्टिवेशन होती है। एंड द रिलीज ऑफ वेरियस साइटोकाइंस इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, और इसमें वेरियस साइटोकाइंस की जो है वो रिलीज़ हो रही होती है इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। तो ये है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इसमें तो हम फैगोसाइट्स की एक्टिवेशन करवाते हैं और इसमें हम एंटीजन स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टीज लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करवा रहे हैं और इसमें हम डिफरेंट साइटोकाइंस को भी रिलीज़ करवाते हैं इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी सेल्स, इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडीज़ वाली इम्यूनिटी होगी। रिकॉग्नाइज एंड प्रेजेंट एंटीजन, तो इन्होंने जो है वो रिकॉग्नाइज भी करना होता है एंटीजन को और प्रेजेंट भी करना होता है।
अंडरगो सोमैटिक हाइपर मुटेशन टू ऑप्टिमाइज एंटीजन स्पेसिफिसिटी। तो इनके अंदर एक प्रोसीजर हो रहा होता है जिसे हम कहते हैं सोमैटिक हाइपर मुटेशन, ठीक है, जिसके बाद ये एंटीजन की स्पेसिफिसिटी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर को हम देख लेते हैं, सोमैटिक हाइपर मुटेशन क्या होता है। सोमैटिक हाइपर मुटेशन इज द प्रोसेस in which the point mutations accumulate in the antibody V regions of both the heavy and the light chains at the rates that are about 10^6 fold higher than the background mutation rates observed in the other genes। तो सोमैटिक हाइपर मुटेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट पॉइंट मुटेशन जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रही हैं एंटीबॉडी के वी वाले रीजन्स में, यानी वेरिएबल रीजन्स में, और बहुत हैवी एंड द लाइट चेंज, ठीक है। हैवी चेंज और लाइट चेंज दोनों के एंड में ना एक वेरिएबल रीजन होता है जैसे हम वी रीजन कहते हैं। तो वहाँ पे जो है वो पॉइंट मुटेशन एक्यूमुलेट हो रही हैं और इनका जो रेट है वो काफ़ी हायर है एज़ कम्पेयर टू द बैकग्राउंड मुटेशन रेट्स ऑब्जर्व्ड इन अदर जीन्स, ठीक है। तो ये है सोमैटिक हाइपर मुटेशन, ठीक है, जो कि बी सेल्स में हो रही है टू ऑप्टिमाइज़ दी एंटीजन स्पेसिफिसिटी। तो इस तरीके से ये एंटीजन की स्पेसिफिसिटी को जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से इनकी एंटीबॉडीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट वेरिएशंस इस तरीके से आ रही होती हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल टू सेक्रेट स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और उसके लिए ये क्या करेंगे कि ये प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और फिर ये डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सेक्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है बी सेल्स में। तो बी सेल्स का काम है कि इन्होंने एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज़ करना है और प्रेजेंट करना है। इस काम के लिए इन्होंने सोमैटिक हाइपर मुटेशन को अंडरगो करना है और इस तरीके से ये एंटीजन स्पेसिफिसिटी को ऑप्टिमाइज़ कर सकेंगे। फिर इन्होंने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना होता है। इस काम के लिए इन्होंने प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाना है और फिर डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी कि एंटीबॉडीज़ को सेक्रेट करना है। मेंटेन इम्यूनोलॉजिक मेमोरी, और इसके अलावा इन्होंने इम्यूनोलॉजिक मेमोरी को मेंटेन भी करना होता है। मेमोरी बी सेल्स परसिस्ट एंड एक्सलरेट फ्यूचर रिस्पॉन्स टू एंटीजन, ठीक है। तो ये जो मेमोरी बी सेल्स होते हैं ये फ्यूचर रिस्पॉन्स करवा रहे होते हैं, ठीक है, टू एंटीजन। जो प्रीवियसली एनकाउंटर्ड एंटीजन होता है वो जब दोबारा उसका एक्सपोजर होता है तो ये उसको बहुत ही तेज़ी से जो है वो रिस्पॉन्स करवाते हैं क्योंकि इनके पास मेमोरी होती है। तो ये मेमोरी बी सेल्स परसिस्ट एंड एक्सलरेट, एक तो ये परसिस्ट करवाते हैं उस रिस्पॉन्स को और एक्सलरेट भी करवाते हैं यानी फास्टर करवा देते हैं, ठीक है, उस एंटीजन को। फ्यूचर रिस्पॉन्स टू एंटीजन टी सेल्स। अब बी सेल्स के यहाँ पे 3 फंक्शंस हो गए, एक तो उन्होंने एंटीजन को रिकॉग्नाइज़ करना और प्रेजेंट करना, एक इनका मेमोरी रिस्पॉन्स में काम है और एक इन्होंने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। टी सेल्स को देखें तो इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इनका रोल होता है। CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हेल्प बी सेल्स मेक एंटीबॉडीज़, जो से CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं इन्होंने तो बी सेल्स की हेल्प करनी है, ठीक है, कि उनको एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करनी है। एंड प्रोड्यूस साइटोकाइंस टू रिक्रूट फैगोसाइट्स एंड एक्टिवेट अदर ल्यूकोसाइट्स, एक तो उन्होंने बी सेल्स को एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करनी है और इन्होंने कुछ साइटोकाइंस भी रिलीज़ करवा देने हैं जिन्होंने फैगोसाइट्स को और अदर ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। फैगोसाइट्स को रिक्रूट करना है, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट करना है। CD8 पॉजिटिव टी सेल्स डायरेक्टली किल द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड द ट्यूमर सेल्स, जबकि जो उनसे CD8 पॉजिटिव टी सेल्स इन्होंने तो 2 किस्म के सेल्स को फौरी तौर पर डायरेक्टली मारना होता है, उसमें एक तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं और एक ट्यूमर सेल्स हैं, वाया परफोरिन एंड द ग्रैन एंजाइम्स, ठीक है, परफोरिन और ग्रैन एंजाइम्स के ज़रिए फौरी तौर पर इन 2 सेल्स को इन्होंने मारना होता है, सिमिलर टू द नेचुरल किलर सेल्स। तो ये इस तरीके से जो इनका फंक्शन है वो नेचुरल किलर सेल्स को काफ़ी रिजेंबल कर रहा है। डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम कहते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसमें यह है कि इसको हम डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। एक्यूट एंड क्रॉनिक सेलुलर ऑर्गन रिजेक्शन, ठीक है, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक ये सारा कुछ जो है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से रेलिवेंट है। एक तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी जिसको हम डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और एक इसमें एक्यूट एंड क्रॉनिक सेलुलर ऑर्गन रिजेक्शन। और जो एक्यूट एंड क्रॉनिक जब भी सेलुलर ऑर्गन रिजेक्शन हो रहा हो
तो उसके पीछे भी ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का ही रोल होता है। रूल ऑफ 8, ठीक है, MSC2 मल्टीप्लाई बाय CD4 तो 8, और MSC1 मल्टीप्लाई बाय CD 8 है, तो ये 8 है, ठीक है। तो ये रूल ऑफ 8 है जिसमें आंसर हमेशा 8 आएगा। तो ये जो MSC2 होता है ये CD4 के साथ बाइंड कर रहा होता है, तो इस वजह से 2 4 8, ठीक है। और MSC1 जो होता है ये CD8 के साथ बाइंड करता है, तो ये 1 8 8। उसके बाद हम देखते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी सेल्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले बोन मैरो है, बोन मैरो के अंदर टी सेल प्रिकर्सर है, ठीक है। और उसके बाद बोन मैरो के बाद सब मतलब प्रोडक्शन जो है वो टी सेल्स की वो बोन मैरो में ही हो रही है। फिर हमने पढ़ा था कि थाइमस के अंदर टी सेल्स की मैचुरेशन हो रही होती है। अब टी सेल प्रिकर्सर जो है वो थाइमस में जाके बन जाएगा CD4 पॉजिटिव CD8 पॉजिटिव टी सेल, और इसके ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो लगे हुए हैं। एक तो टी सेल रिसेप्टर है, ठीक है, जो बाइंड कर सकता है MSC1 और MSC2 दोनों को, और इसमें CD8 का रिसेप्टर भी है और CD4 का भी है। तो उसके बाद इसको, और ये कॉर्टेक्स में है, ठीक है, कॉर्टेक्स में ये इस तरह से एक ही सेल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा और इसकी पॉजिटिव सिलेक्शन होगी। तो पॉजिटिव सिलेक्शन क्या होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। मेडुल्ला में इसकी होनी है नेगेटिव सिलेक्शन। तो यहाँ पे ये CD8 पॉजिटिव टी सेल है और CD4 पॉजिटिव टी सेल है। तो जो CD8 है उसके ऊपर जो है वो दो तरह के रिसेप्टर्स हैं, एक इसके ऊपर CD8 वाला अपना रिसेप्टर और एक इसके पास टी सेल रिसेप्टर। तो CD4 के ऊपर भी इसी तरह से एक अपना रिसेप्टर और एक टी सेल रिसेप्टर है। तो CD8 पॉजिटिव टी सेल से जो है वो लिम्फ नोड के अंदर बनेंगे साइटोटॉक्सिक टी सेल, जबकि CD4 पॉजिटिव टी सेल से बनेंगे हेल्पर टी सेल्स लिम्फ नोड्स के अंदर। अब यहाँ पे जो हेल्पर टी सेल्स हैं उससे आगे जो है वो इसकी डिफरेंट टाइप्स बताई हुई हैं। एक इसमें जो है वो TH1 होता है, एक इसमें TH2 होता है, एक इसमें TH17 होता है और एक ट्रैग के नाम से होता है, ठीक है। तो ये सारी फॉर्म्स जो हैं वो हेल्पर टी सेल्स की बन जाएंगी लिम्फ नोड्स के अंदर ही, ठीक है। तो TH1 जो है वो जो पेरिफेरल ब्लड में जाएगा, ठीक है, तो ये एक्टिवेट करेगा मैक्रोफेजेस एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को, ठीक है। TH1 ने मैक्रोफेजेस को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करना है, ठीक है। यानी कि हेल्पर टी सेल के TH1 ने साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करना है। उसके बाद जो है वो TH2 है, इसने एक्टिवेट करना है योसिनोफिल्स को, ठीक है, और IgE के लेवल्स को भी इंक्रीज़ करना है। योसिनोफिल्स और IgE, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एस्थमा में भी हम देखते हैं ज़्यादा हो रही होती हैं, तो ये TH2 ने इनको एक्टिवेट करना है। TH17 ने जो है वो न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन करवानी है, न्यूट्रोफिल से जो इन्फ्लामेशन होती है वो TH17 ने करवानी है। उसके बाद ये ट्रैक के नाम से है, तो इसने प्रिवेंट करनी है ऑटोमिनिटी, मेंटेन टॉलरेंस, ऑटोमिनिटी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। यानी कि ऑटोमिनिटी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाए। तो इस चीज़ को इस ट्रग वाले हेल्पर टी सेल ने प्रिवेंट करना होता है। मेंटेन टॉलरेंस, यानी टॉलरेंस को इसने मेंटेन रखना होता है।